चलिए जी, क्वेश्चन को रिज्यूम करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज तक हमने बात कर ली थी। जो कंपनीज लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज में, उनके लिए रिस्क क्या होता है उन सारी लिस्टेड कंपनीज के केस में कि लिस्टेड कंपनीज अंडर प्रेशर होती है कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर शो करवाना है यूजर्स की नज़रों में, वरना यूजर्स के सामने चूंकि और भी बहुत सी अदर लिस्टेड कंपनीज की ऑप्शन होती है तो अपनी इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट कर लेते हैं। तो लिस्टेड कंपनी, इसीलिए हमारा एक रिस्क असेसमेंट का जो स्टैंडर्ड है वो ISA 315 है। उसमें लिखा होता है कि किसी भी लिस्टेड कंपनी के केस में जो रेवेन्यू है उसमें एज्यूम किया जाएगा कि रिस्क है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, एज्यूम किया, और कुछ भी ना लिखा हो फिर भी लिस्टेड कंपनी के रेवेन्यू वाले एरियाज में एज्यूम किया जाएगा सिग्निफिकेंट रिस्क है, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी का सबसे बड़ा KPI होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। यानी यूजर सबसे ज्यादा जिस इंडिकेटर पे नजर रखते हैं, जिस फिगर पे नजर रखते हैं, वो रेवेन्यू है। इसलिए इसमें ज्यूम किया जाता है सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे मजीद कोई इंफॉर्मेशन ना भी हो। इसलिए कंपनी जो कि प्लान कर रही है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवानी है, तो इसीलिए ये अपने खास तौर पे रेवेन्यू को और बाकी जनरली अदर एरियाज को ओवरस्टेट करने की कोशिश करेगी। यहां तक क्लियर थे हम? ओके। नेक्स्ट, द कंपनी स्टार्टेड ए नंबर ऑफ इनिशिएटिव ड्यूरिंग द ईयर इन ऑर्डर टू बूस्ट रेवेन्यू। रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से मेजर्स स्टार्ट किए हैं? इट ऑफर्ड एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स टू इट्स कस्टमर ऑन द कंडीशन दैट देयर सेल्स ऑर्डर क्वांटिटीज वर इंक्रीज्ड। एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स को अंडरलाइन कीजिए। इसका मतलब क्या है कि हाँ जी, ज्यादा टाइम पीरियड दे दिया है कि अगर पहले उनको क्रेडिट टर्म 60 डेज होती थी, अब 90 डेज कर दिया। अब अगर ज्यादा याद रखे, जितना ज्यादा क्रेडिट पीरियड देंगे उतना ही बैड डेट का इंक्रीज होगा। हालांकि कंपनी ने खुद इंटेंशनली इजाजत दी है, ये नहीं है कि डायरेक्टर्स की तरफ, जो अदर कंपनीज कस्टमर की तरफ से कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की इंडिकेशन है इसमें, नहीं, लेकिन कंपनी का खुद इजाजत देना। जैसे कोई डेटर आके कह दे कि सर मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, आप बराए मेहरबानी मुझे 6 महीने की मोहलत और दे दी जाए, तो हालांकि कंपनी ने खुद से क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड किया है, लेकिन स्टिल इसमें भी रिस्क है बैड डेट का। ठीक है, इन एडिशन तो इसमें हमारा बैड डेट का रिस्क है। क्या ऊपर कहीं की और इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसमें बैड डेट का रिस्क राइज होता हो? नहीं है, तो ये एक अलग रिस्क के तौर पे हम इसको इंक्लूड करेंगे। लेकिन याद रखिए, अगर ऑलरेडी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होती जिसकी वजह से रिस्क ऑफ बैड डेट इंक्रीज होता, जैसे, बल्कि नीचे है एक डेटर्स, हाँ जी, डेटर टर्नओवर रेशियो, शाबाश, इसको अब आपने अलग से रिस्क के तौर पे शो नहीं करवाना, उसके साथ लिंक करना है। शाबाश। अब फिर सुन लें, अगर मल्टीपल इंफॉर्मेशन एक ही रिस्क इंक्रीज कर रही हो तो हम उसको अलग अलग शो नहीं करवाते, बल्कि इकट्ठा एक ही रिस्क मानते हैं। ठीक है, कब? जैसे कोई इंफॉर्मेशन, मल्टीपल इंफॉर्मेशन सेम एरिया की सेम असर्शन में इफेक्ट कर रही हो, मल्टीपल इंफॉर्मेशन सेम एरिया की सेम असर्शन में रिस्क राइज कर रही हो, तो हम उसको अलग नहीं करेंगे, वो दो रिस्क नहीं, वो एक ही समझे जाएंगे। और आपने उस दोनों इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके लिखना है, ताकि उसको पता चल जाए कि हमें पता है दोनों इंफॉर्मेशन से सेम रिस्क राइज हो रहा है। लिखना जरूरी है, स्किप नहीं करना। तो ये हमारा कोई एडिशनल रिस्क नहीं है, एग्जिस्टिंग रिस्क स्ट्रेंथन हो रहा है, एग्जिस्टिंग रिस्क मजीद एक्सप्लेन हो रहा है, लेकिन हमारा ये न्यू या सेपरेट रिस्क नहीं है, इसलिए इसको हम रिस्क नहीं गिन रहे। 7 ही रिस्क होंगे हमारे अभी तक। Next, in addition, Darjeeling Company made an announcement in October 2007 of its price promise that it would match the price of any competitor for similar products purchased. Customers who are able to prove that they could purchase the products cheaper elsewhere are asked to claim the difference from Darjeeling Company
विद इन 1 month ऑफ द डेट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स वाया इट्स वेबसाइट। पॉलिसी पता चली है? कंपनी कहती है गारंटी है हमारी कि हमारी प्राइसेस पूरी मार्केट में सबसे कम है। अगर सिमिलर प्रोडक्ट का आप कहीं से चीपर प्राइस पे बाय करते हैं, सस्ती में, तो जितना प्राइस का डिफरेंस होगा हमसे पैसे लीजिए, ये गारंटी दे। अब ये बताइए कि हम ये एज्यूम करें कि कहीं पे चीपर प्रोडक्ट होगी ही नहीं, या हो सकती है? हो सकती है। तो क्या करना है? प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए। शाबाश, रिफंड की प्रोविजन, रिफंड। इस तरह का केस काउंटिंग में कहीं पढ़ा आपने? अकाउंटिंग में कभी पढ़ा इस तरह का केस? तो क्या सिखाया वहां पे आपको? प्रोविजन फॉर रिफंड रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो ये है प्रोविजन का रिस्क कि क्लाइंट ने इसकी प्रोविजन एप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड नहीं की होगी, मे भी रिकॉर्ड ही नहीं हो, या अगर की भी है तो एप्रोप्रिएटली नहीं की हुई है। अच्छा, द कंपनी इंटेंड्स टू इंक्लूड अ रिफंड लायबिलिटी ऑफ 0.2 million व्हिच इज बेस्ड ऑन मंथली लेवल ऑफ क्लेम्स टू डेट इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बताइए, मंथली लेवल ऑफ क्लेम्स जो है उसके बराबर उन्होंने 0.25 मिलियन की रिकॉर्ड कर ली है। तो हमने इसको एवरेज की बजाय जो एक्चुअल सेल्स हुई हैं हमें उस पे इसको बेस करना चाहिए, या इन शॉर्ट हम इसको रिकैलकुलेट करेंगे भाई। ठीक है, इसमें रिस्क है, एस्टिमेट्स जितने भी होते हैं उनमें बायस होने का रिस्क है। 8 रिस्क हमारे हो गए। नेक्स्ट, द फाइनेंस डायरेक्टर इन्फॉर्म्ड द ऑडिट मैनेजर दैट ए प्रॉब्लम अरोज इन जून 2028 इन रिलेशन टू द मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन। ए नंबर कह रहा है एक प्रोडक्ट लाइन में कोई प्रॉब्लम है क्या? नंबर ऑफ दिस फॉल्टी पेंट प्रोडक्ट्स हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड एंड द इशू वाज आइडेंटिफाइड फॉलोइंग ए नंबर ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम कस्टमर अबाउट द पेंट कंसिस्टेंसी अबाउट इनकरेक्ट। आपको ये तो पता होगा, इतनी साइंस तो आपने पढ़ी होगी कि बेसिक कलर्स जो है वो गालबन 4 है, बाकी जितने भी कलर्स हैं वो इनके मिक्सचर से बन। तो पेंट इंडस्ट्री जो होती है ना, वो उन्होंने जो डिफरेंट आपको कलर्स बनाया, आप जाए ना जहाँ पे पेंट खरीदने के लिए, वो आपको 50 तरह के कलर्स दिखा देते हैं। ये बेसिकली बेसिक कलर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा कोई एक कलर ज्यादा हो जाए तो वो डिफरेंट कलर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ कलर बनाए हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा मिसमैच होने की वजह से है, जो कंसिस्टेंसी है वो इनकरेक्ट है। कंसिस्टेंसी इनकरेक्ट का मतलब क्या? सेम कलर नहीं आ रहा, सेम कलर नहीं आ रहा। ठीक है, एज ए प्रिकॉशन फॉर दैट, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो पेंट रोक दिया। जैसे बात ऐसा होता है कि कस्टमर, हम फॉर एग्जांपल कोई पिंक कलर लेके गए, 3 दीवारें कमरे की पेंट करवा दी, 4th वॉल जो है पेंट करवाना था, दोबारा कलर लेके गए, वो कलर डिफरेंट है। अब जो कस्टमर लेके जाएगा वो तो चाहेगा, वो कहेगा सर कलर वही है, आपका नंबर वही है, लेकिन 3 दीवारों पे वो डिफरेंट नजर आ रहा है, 4th जो 4थी दीवार उस पर डिफरेंट है। तो कस्टमर की कंप्लेन आना शुरू होगी। कंपनी ने क्या किया फिर? सारे प्रोडक्ट को वापस बुलवा लिया। मैनेजमेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग वेदर द पेंट कंसिस्टेंसी ऑफ फॉल्टी प्रोडक्ट्स कैन बी रेक्टिफाइड एंड सब्सिक्वेंटली सोल्ड। बताइए कौन सा रिस्क है? ऑब्सोलीट इन्वेंट्री का, क्योंकि क्वालिटी कंप्रोमाइज हो गई है। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क। क्या ये हमारा कोई नया रिस्क होगा, या ऑलरेडी हमने इंडिकेट किया हुआ है? ऑलरेडी। इसको उसके साथ मर्ज कर देना। ठीक है, इसका अच्छा जेहन में रखिएगा। आई कैप क्या करता है इस तरह का, जब केस आई कैप में आता है तो आई कैप उसमें रीजन नंबर 1 के अलग मार्क रखता है, यानी आपका कैटेगरी क्या है? वैल्यूएशन ऑफ डेटर, उसमें आपने हेडिंग सेम है। अब उसमें एक आपने रिस्क इस वजह से मेंशन किया कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंक्रीज हो रही है, और दूसरा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में रिस्क इस वजह से है कि जो पेंट है वो थोड़ा उसमें फॉल्ट आ गया, फॉल्टी पेंट की वजह। रिस्क सेम है, इंफॉर्मेशन 2 है। आई कैप क्या करता है? पहली इंफॉर्मेशन की वजह से आप जब रिस्क को जस्टिफाई करते हैं उसका एक नंबर अलग देता है, और दूसरी इंफॉर्मेशन की वजह से आप जब रिस्क जस्टिफाई करवाते हैं उसका नंबर अलग मिलता है। इसीलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि क्वेश्चन के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी जिससे रिस्क राइज हो रहा होगा, चाहे सेम एरिया सेम पर रिस्क राइज हो रहा हो, अगर रीजनिंग डिफरेंट है तो आपने उसको इंक्लूड करना है। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन। टोटल लगभग मेरे ख्याल है 8 ही उसने मांगे थे, और हमने 8 ही रिस्क आइडेंटिफाई कर दिए हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें?
तो क्या आप समझते हैं कि आप इसी तरह का अगर केस आपको दिया जाए तो आप उसमें से रिस्क आइडेंटिफाई कर लेंगे? कॉन्फिडेंट फील करते हैं? अब ये ACCA से ICAP की तरफ शिफ्ट कर जाएं। अच्छा, उससे पहले 2-3 और छोटे छोटे पार्ट्स हैं, मैं देख लूं कि आप उसको आंसर कर सकते हैं कि नहीं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर डाटा शुड परफॉर्म इन रिलेशन टू फॉल्टी पेंट प्रोडक्ट्स हेल्ड इन इन्वेंट्री। जो फॉल्टी पेंट प्रोडक्ट्स है उससे रिलेटेड 3 मार्क्स हैं। 3 प्रोसीजर बता सकते हैं क्या वैल्यूएशन के? सेल्स रिटर्न, जो इन्वेंट्री रिटर्न हुई है। देखिए फोकस किस पे करना है? फॉल्टी प्रोडक्ट। हाँ जी, तो हाँ जी बिल्कुल, फॉल्टी प्रोडक्ट पहला प्रोसीजर ये होगा, उन्होंने बोला कि उस बैच के जितने भी आइटम्स थे क्या वो सारी रिटर्न हो गई हैं? करेक्ट, एक प्रोसीजर। और देखेंगे कि क्या इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है उसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, कंसिस्टेंट किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो कितनी एडिशनल कॉस्ट इनकर होगी, ठीक है, उससे NRV रिकैलकुलेट होगी। और फिर थर्ड प्रोसीजर, अगर उसको कंसिस्टेंट उसकी क्वालिटी को इंप्रूव नहीं किया जा सकता तो उसे एज इट इज डिस्पोज करते हैं, तो कितनी एक्सपेक्टेड रिकवरी पॉसिबल है, ठीक है, कि कितनी रिकवरी एक्सपेक्टेड है। जितनी रिकवरी एक्सपेक्टेड होगी वो उसकी NRV होगी, यानी एक्सपेक्टेड सेल प्राइस। या अगर इसको इंप्रूव करते हैं तो इंप्रूव करने की एडिशनल कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, यहाँ पे सम टाइम प्रोडक्ट जब इस तरह की इसमें डिफेक्ट आ जाता है ना, यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया। कुछ केस स्टडी में मेंशन करता है कि इस डिफेक्टिव प्रोडक्ट की वजह से कस्टमर को भी कुछ नुकसान हुआ। बाज़ औक़ात माली नुकसान भी हो सकता है, बाज़ औक़ात वैसे कोई समझ लीजिए कि वो उसकी सेहत को भी नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी सिचुएशन में फिर क्या करते हैं, वो जो कस्टमर है वो लीगल केस फाइल करता है, तो वहां पे प्रोविजन फॉर लीगल केस का रिस्क भी राइज होगा, लिटिगेशन की वजह से भी। लेकिन इस केस में उसने कोई ऐसी बात नहीं की कि लीगल एक्शन लिया किसी कस्टमर ने, तो यहाँ पे ये रिस्क राइज नहीं होगा। देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने नेचर ऑफ इशू को हाईलाइट नहीं किया। मुझे इससे ये लगा है कि इसमें पेंट जो बनाने वाले लोग हैं, मशीनरी की बजाय लोगों ने जो कॉम्बिनेशन बनाया है वो ठीक नहीं बनाया, इस वजह से कलर कंसिस्टेंट नहीं है। नहीं, लेबर कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस वजह से। अगर कोई लेबर वर्क काम ठीक नहीं करता तो हमने कॉस्ट तो पे करनी है उसको। लेकिन सर उसने स्पेसिफाई कर दिया अगर रिलेशन टू फॉल्टी मेन प्रोडक्ट उसकी बताना। फॉल्टी मेन प्रोडक्ट्स हेल्ड इन द इन्वेंट्री, हाँ जी, हमारे प्रोसीजर बिल्कुल इनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कि आपने जो प्रोसीजर बताने हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड बताने हैं, वो लेबर वाला उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। तो वो इसमें NRV में आ जाएगी ना, जो मटेरियल हमने यूज किया। असल में नेचर ऑफ इशू उसने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। मे बी नेचर ऑफ इशू ये हो कि आपने जो रॉ मटेरियल बाय किया है वो चीप क्वालिटी का हो। ICAP ने कुछ केस स्टडी में इसको भी डिस्कस किया है कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए चीप सप्लायर को हायर किया। तो इसमें फिर रिस्क हमारा क्या होता है, चीप सप्लायर की वजह से 2 रिस्क राइज होते हैं। नंबर 1, आपकी जो फिनिश, अब चूंकि चीप सप्लायर का मतलब ये है कि जो रॉ मटेरियल वो आपको प्रोवाइड करेगा वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, तो फिनिश गुड की NRV का प्रॉब्लम आ सकता है। और दूसरा, उस अगर चीप रॉ मटेरियल पे जो चीजें आप सेल कर चुके हैं वो अगर पुअरली परफॉर्म करते हैं, उनमें डिफेक्ट आता है कल को, तो उनकी प्रोविजन, लिटिगेशन की प्रोविजन भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो चीप सप्लायर का रिस्क बिल्कुल, लेकिन यहां पे उसने आपको इशू नहीं बताया कि वो रॉ मटेरियल की वजह से है, वो मशीनरी के गलत प्रोसेसिंग की वजह से है, या कि वो ह्यूमन एलिमेंट की वजह से है। अब यहाँ पे मेरी जजमेंट है, मुझे ये लग रहा है कि जैसे ये जो वहां पे लेबर थी, ह्यूमन थी, जो स्किल्ड लेबर थी, जो पेंट मिक्स करने वाले थे, ये उनसे कुछ गलती हुई है, कॉम्बिनेशन ठीक नहीं उन्होंने बनाया। इंपेयरमेंट का रिस्क इंडिकेट नहीं होता यहाँ पे, बट डी में तो वैसे बताना भी नहीं ना, उसने देखे रिक्वायरमेंट में देखे क्या बोला है। रिस्क में इंपेयरमेंट का रिस्क आप उसने क्लैरिफाई नहीं किया कि ये इशू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की वजह से आया है, तो मैं अवॉइड करूंगा। अगर मेरे पास ऑलरेडी दूसरे रिस्क बन रहे हैं तो मैं इंपेयरमेंट को नहीं छेड़ूंगा।
लेकिन हाँ, प्रोडक्ट रिकॉल वाली प्रोविजन बताएं, बिल्कुल बनाएं जी, बिल्कुल। जो आप प्रोडक्ट रिकॉल कर रहे हैं तो सेल्स रिटर्न उसको प्रोविजन रिकॉर्ड करें। अच्छा, ई डिस्क्राइब सब्सटेंटिव प्रोसीजर द ऑडिटर शुड परफॉर्म टू अटेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस इन रिलेशन टू दार्जिलिंग कंपनीज रेवेन्यू। रेवेन्यू से रिलेटेड अगर आपने प्रोसीजर बनाने हैं, मुझे इसकी सिर्फ एक अप्रोच बता दीजिए, क्या कर रखेंगे आप। उसने पूरा एरिया पूछ लिया आपसे, यहां पे उसने इन्वेंट्री का पूरा एरिया नहीं पूछा था, कंपेयर करें इसको इसके साथ। हाँ शाबाश, उन्होंने फोकस किया था फॉल्टी प्रोडक्ट्स के ऊपर, हमने सिर्फ वैल्यूएशन इन्वेंट्री के ऊपर फोकस करना था। यहां पे नोट कीजिए, उसने आपसे पूछा है रेवेन्यू के बारे में सारी। शाबाश, आपकी अप्रोच क्या होगी भला? आपने सारी अजर्शंस लिस्ट बना के लिख देनी है, और हर अजर्शन का एक एक प्रोसीजर भी आप लिख दें तो आपका ऑडिट प्रोसीजर परफेक्ट हो जाएंगे। जितने भी अजर्शन रेवेन्यू को अफेक्ट करेंगी, वो आपको पता है 6 अजर्शंस हैं। कौन कौन सी? कंप्लीटनेस, अकरेंस, क्लासिफिकेशन, एक्यूरेसी, कट ऑफ, वैल्यूएशन नहीं है मेरे भाई, रेवेन्यू में नहीं है वो, तो अकाउंट बैलेंस में है। क्लियर हुई है बात? चलिए, इन दोनों में फर्क समझ आया? गैस कीजिए, आई कैप ज्यादातर क्वेश्चन डी स्टाइल में पूछता है या ई स्टाइल में? डी स्टाइल में। वो कोई इशू सामने रखता है, कोई ट्रांजैक्शन सामने रखता है, वो पूरा एरिया नहीं रखता। कहता है मुझे क्या जरूरत पूरा एरिया देके इतने मार्क्स देने की, मैं जो और आप भी अगर देखें, आपको डी ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा ई की निस्बत अटेम्प्ट करना, ठीक है? उसके मार्क्स भी कम है, हालांकि प्रोसीजर उसके कम पूछे हैं उसने, लेकिन ये निस्बतन ज्यादा मुश्किल है। चलिए अब चलते हैं सीफैब की तरफ, जरा देखते हैं कि आप कितना को रिस्क असेसमेंट सीख सकते हैं, आई कैप के क्वेश्चन को करने के काबिल हैं कि नहीं। पुराना क्वेश्चन है लेकिन है बहरहाल सीफैब लेवल का, और आई कैप का क्वेश्चन है तो जाहिर है इतना आसान तो नहीं होगा। सबसे पहले रिक्वायरमेंट में क्या देखना है? आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट द ऑडिट रिस्क इन द अबव। इवेल्युएट का मतलब है एक्सप्लेन करें, लिंक करें। इस इंफॉर्मेशन को आपने लिंक करना है किसके साथ? एरिया के साथ। बस यही काम कर, यही रिस्क इवैल्यूएशन या रिस्क एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन को हमने पढ़ा, फौरन ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। वैसे तो हर बात पे करना चाहिए, यहाँ पे खास तौर पे किस लिए का प्रोसीजर नहीं मांगे, लेकिन जब आप थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना रीजनेबल, तो आप दुआ करेंगे या अल्लाह प्रोसीजर भी साथ पूछ लिया करेंगे। क्यों भला? हाँ, क्योंकि आपके वो आसान है। वो एक ही तरह के रिस्क आप देखें, 4 क्वेश्चंस कर ले, कंप्रीहेंस मतलब बड़े वाले रिस्क असेसमेंट के 4 क्वेश्चन, बाद में रिस्क रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, डेटर इन्वेंट्री का तकरीबन हर केस में आता है, रेवेन्यू का भी आता है, फिक्स एसेट का भी है, क्रेडिटर का, ये कंप्लीट। लीगल केस का कोई ना कोई, केस की नेचर चेंज करता रहेगा लेकिन लीगल केस आएगा, तो ये रिपीट होते हैं। ये वो सिर्फ आपसे जजमेंट को रिकॉल करवा रहा है कि आप क्वेश्चन को पढ़ के रिलेट कर पाते हैं कि नहीं। इक्का दुक्का होगा शायद जो आपको प्रॉब्लम करेगा, वरना नहीं करेगा। 4-5 सिर्फ, ठीक है? कोड ऑफ एथिक्स में फिर भी ज्यादा थे। कोड ऑफ एथिक्स में हमारी कितनी सिचुएशन थी हमारी, वो जो एथिकल रिक्वायरमेंट चैप्टर 20 हमने किया था, उसमें थी 15-16 के करीब थी मेरा ख्याल है, 13 चले जितने में थे। इसमें भी आप 4-5 क्वेश्चन कर लें, उसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। अभी यहां से आपको अंदाजा हो जाए। योर फर्म हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ चौधरी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2011। अपॉइंटेड को अंडरलाइन करें। अपॉइंटेड को नहीं, क्या मतलब ये नहीं आया? ओहो भाई, टीए की तरह टीए है। टीए से कहिए कि वो चैप्टर जो है इसके क्वेश्चंस प्रिंट निकलवा ले, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। चलिए आगे चलते हैं, किधर गए हम? अपॉइंटेड का लफ्ज़ चले लिख लें। अगर ये रिपोर्ट वाला क्वेश्चन होता तो मैं किस तरफ जाता? अदर मैटर की तरफ। अब तो मैं अदर मैटर पैराग्राफ की तरफ नहीं जाऊंगा। क्यों भला? रिपोर्ट के बारे में पूछ। अब किस तरफ जाना है मुझे? ओपनिंग बैलेंसेस। हाँ जी, वेरिफिकेशन ऑफ, इसमें रिस्क क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस। अब इसमें असर्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिस्क किसी स्पेसिफिक एरिया
स्पेसिफिक असर्शन को इफेक्ट नहीं कर रहा, ये लगभग सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या यूं कह लें मल्टीपल एरियाज को इफेक्ट कर रहा है, ओवरऑल कह लें इसको, ठीक है। ऐसे रिस्क को कहते हैं रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। इसमें हम असर्शंस नहीं लिखते, सिर्फ इतना लिखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस। रिस्क समझ आ गया आपको? अच्छा मुझे बताइए कि इसमें एक प्रोसीजर बता दे सिर्फ, प्रीडिसेसर आर्टिकल, खत्म बात, बस यही सुनना था, प्रीडिसेसर आर्टिकल के साथ कम्युनिकेशन, बेहतरीन। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, आप इसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ें और जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन पढ़े हैं उनकी रिक्वायरमेंट के साथ कंपेयर करें। एक फर्क तो यह है कि इसमें प्रोसीजर नहीं पूछे उसने, कोई और फर्क भी आपको नजर आ रहा है? कितने रिस्क ये नहीं बताया। इसका फार्मूला सुनने, इसका फार्मूला ये होता है, रफ आइडिया, एग्जैक्ट नहीं, रफ आइडिया। अगर सिर्फ रिस्क उसने पूछे हो तो आपने नंबर ऑफ मार्क्स को डिवाइड करना है 1.5 से। 1.5 0.5 मार्क होंगे रिस्क आइडेंटिफाई करने के यानी हेडिंग देने के, और 1 मार्क होगा उसको एक्सप्लेन करने का। एक्सप्लेन का मतलब रिस्क को बताना है किस एरिया किस असर्शन से रिलेट करता है, और अगर रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है तो वो बताना। आइडेंटिफाई करने का आधा नंबर और एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें चूंकि सिर्फ रिस्क है तो टोटल मार्क ये जानने के लिए कि एग्जामिनर कितने रिस्क एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे, हमने क्या करना है इसे 1.11 डिवाइड बाय 1.5 करें, कितना आंसर आया 11.333, 7.3, चलें 8 कर लें, 8 कर लें, कोई थोड़ा बेहतर राउंड अप। 8 रिस्क आपने लाजमी आइडेंटिफाई करते हैं। अब सुने, अगर इसमें वो रिस्क के साथ प्रोसीजर भी पूछता तो फिर हमने इसको डिवाइड करना था 2.5 से। फिर किसे भाई, ये क्वेश्चन सारे सिर्फ क्वेश्चन, सोल्यूशन नहीं, क्वेश्चन के प्रिंट निकलवा लें, कोशिश करें क्लास खत्म होने से पहले इनको असाइनमेंट देनी है, करवा लें, ठीक है। रिस्क असेसमेंट वाला पीडीएफ शेयर किया था ना आपके साथ, तो सोल्यूशन आपके साथ सॉफ्ट फॉर्म में है। हाँ जी रात को भेजा। तो 2.5 अगर रिस्क के साथ प्रोसीजर भी हो तो 2.5 से डिवाइड करना है। उस सूरत में रिस्क को 1 नंबर दिया जाता है और हर प्रोसीजर को आधा नंबर। 3 प्रोसीजर नॉर्मली रिक्वायर्ड होते हैं, एक रिस्क का 1 प्रोसीजर, 3 प्रोसीजर का आधा आधा करके 1.5 नंबर। तो एक रिस्क और उसके रिलेटेड प्रोसीजर टोटल कितने मार्क्स हो गए 1 प्लस 0.5 इंटू 3 इज इक्वल टू 2.5। एक रिस्क और उसके रिलेटेड प्रोसीजर के कितने मार्क्स हो गए 2.5। तो जब सिर्फ रिस्क हो तो नंबर ना बताए हो कि कितने आपने आइडेंटिफाई करने हैं, तो आप कैसे गैस करेंगे? 1 सिर्फ रिस्क है तो 1.5 से मार्क्स को डिवाइड करना है, और रिस्क और प्रोसीजर दोनों है 2.5। ये रफ एस्टिमेट देगा, मतलब एक आधा रिस्क ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ठीक होता है इसमें जो आपका अंदाजा लगता है। तो अगर इसमें रिस्क और प्रोसीजर दोनों पूछता तो आप कितने लिखते इसमें 11 डिवाइडेड बाय 2.5, 4 पॉइंट समथिंग आंसर आता, 5 लिख देते, ठीक है। टू बी ऑन सेफ साइड राउंड अप करते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ करते हुए अपवर्ड जाएंगे डाउनवर्ड में। चलिए, तो इसका मतलब हमने 8 रिस्क इसमें आइडेंटिफाई करने हैं, डन जी। टारगेट 8 का है, बाकी जितने भी हो, टारगेट 8 का है, बाकी जितने हो सके। एक हमारा हो गया अपॉइंटेड। फिर इसके बाद द प्रीवियस ऑडिटर फ्रॉम हूम योर फर्म हैज रिसीव्ड प्रोफेशनल क्लियर डिड नॉट विश टू बी रीअपॉइंटेड एज ऑडिटर, डिड नॉट विश टू बी रीअपॉइंटेड एज ऑडिटर। क्या इससे कोई रिस्क इंडिकेट हो रहा है? हाँ जी, कोई डिसएग्रीमेंट या स्कोप लिमिटेशन इंडिकेशन है। हाँ, क्योंकि देखिए बिजनेस को कौन ना करेगा, में भी कोई वैलिडेशन भी हो सकती है, हो सकता है 5 साल पूरे हो गए, फॉर्मेलिटी थ्रेड को वाइड करने के लिए फॉर्म रोटेट हो रही है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको होता है ऑडिटर हमेशा क्या सोचता है, नेगेटिव, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये चीज।
तो 2 रिस्क आ गए, डन जी। आगे CL इज इन्वॉल्व इन द सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इंपोर्टेड को अंडरलाइन करें और रिस्क आप बताएं। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन के परचेज रिकॉर्ड करते हुए भी गलत रेट यूज किए होंगे और ये एंड पे जो पेबल है ट्रांसलेशन करेक्ट रेट्स पे नहीं होगी। 3 रिस्क हो गए, ठीक है। अपॉइंटेड, डिसएग्रीमेंट, ये डिड नॉट विश टू बी रीअपॉइंटेड प्रीडिसेसर, और फिर इंपोर्टेड। नेक्स्ट, द कंपनी हैज इट्स ओन रिटेल आउटलेट्स इन ऑल मेजर सिटीज। ऑल मेजर सिटीज में रिटेल आउटलेट्स है। रिटेल आउटलेट्स में चीजें बिक रही होंगी कि नहीं? इन्वेंट्री वेरियस लोकेशन पे मौजूद है। इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें? ये द कंपनी हैज इट्स ओन रिटेल आउटलेट्स इन ऑल मेजर सिटीज। क्या? डिफिकल्ट टू वेरीफाई इन्वेंट्री, यानी एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ इन्वेंट्री में रिस्क आएगा। हमारे लिए एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ इन्वेंट्री को वेरीफाई करना, क्योंकि इन्वेंट्री बहुत सी लोकेशन पे है ना। अच्छा, इसके लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजीज होंगी? कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज कर सकते हैं, स्टाफ बढ़ा के ये एंड पे साइमल्टेनियसली ऑडिट कंडक्ट करवा सकते हैं। एक ही पर्सन फिर अनअनाउंस्ड बेसिस पे विजिट करे, ये भी कर सकते हैं। ये 2-3 है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे बताइए, अगर मैं आपसे रिस्क तो आइडेंटिफाई कर दिया, उसने क्या नीचे क्वेश्चन में ये पूछा था मुझे टाइप ऑफ रिस्क भी बताओ, लेकिन फर्स्ट कीजिए अगर मैं आपसे टाइप ऑफ रिस्क भी पूछता हूं तो बताइए ये इनहेरेंट रिस्क होगा, कंट्रोल रिस्क है, डिटेक्शन रिस्क? कंपनी हैज इट्स रिटेल आउटलेट्स इन ऑल मेजर सिटीज। अच्छा, मुझे लगता है ये डिटेक्शन रिस्क होगा, क्योंकि ये ऑडिटर के लिए प्रॉब्लम होगी, मल्टीपल लोकेशंस में स्टॉक पड़ा हुआ है उसको वेरीफाई करने में। इसमें नेचर ऑफ इन्वेंट्री, हाँ नेचर ऑफ बिजनेस नहीं, ऑडिटर के लिए इनहेरेंट रिस्क नहीं। ऑडिटर के आगे फर्क नहीं, ऐसे ना करें। ऑडिटर के लिए जो भी चीज वेरीफाई करना मुश्किल है और डिटेक्शन रिस्क है। आपने एथिक्स में ये पढ़ा था एक इशू कि ऑडिट टीम में किसी के पास अगर सफिशिएंट नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उससे थ्रेट कौन सा राइज होता है? प्रोफेशनल कमिटमेंट। शाबाश। अगर यही इंफॉर्मेशन आपको रिस्क वाले क्वेश्चन में दे दे तो कौन सा रिस्क राइज होगा? डिटेक्शन रिस्क। ठीक है जी। तो ऑडिटर के लिए अगर मुश्किल हो किसी जगह को वेरीफाई तो फिर इसमें डिटेक्शन रिस्क राइज होगा। बहरहाल ये मैंने एडिशनली पूछ लिया, क्वेश्चन से इसका कोई ताल्लुक नहीं। हमारे कितने रिस्क हो गए? 4 हो गए। इंपोर्टेड आ गया, मेजर सिटीज आ गया, फिर इट आल्सो सप्लाइज गुड्स टू लार्ज रिटेलर मोस्ट ऑफ whom are allowed 45 days क्रेडिट। अच्छा, मजीद इंफॉर्मेशन उसे चाहे नहीं भी दी, लेकिन मुझे इतना पता चल गया क्या क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड करनी ही पड़ेगी। और जितने भी एस्टिमेट्स, जजमेंट्स, अनसर्टेनिटीज वाले एरिया होते हैं उनमें बायस होने का रिस्क रहता है मैनेजमेंट के, कि मैनेजमेंट इंटेंशनली प्रोविजन को अंडरस्टेट करेगी। तो मेरा इस इंफॉर्मेशन की वजह से क्या रिस्क अराइज हो गया, या मुझे फर्दर इंफॉर्मेशन का वेट करना चाहिए? फर्दर का वेट करना चाहिए, मेरे ख्याल में तो ये रहा। अच्छा चले, एक और आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। अब ये जो मैं जितने क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना आपसे, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी केस स्टडी में टेस्ट होते हैं। क्वेश्चन में उसने ये कह दिया कि रीवैल्यूएशन करवाई है, और रीवैल्यूएशन करवाई है उस पर्सन से जो कि 6 साल से इनके साथ काम कर रहा है। रीवैल्यूएशन में रिस्क आ गया। एक केस स्टडी में उसने बोला रीवैल्यूएशन उस पर्सन से करवाई है जिसका नाम आपने कभी नहीं सुना है, इंडिपेंडेंट, लेकिन उसका नाम आपने कभी नहीं सुना, रिस्क आ गया। अच्छा, एक केस स्टडी में उसने सिर्फ इतना लिख दिया रीवैल्यूएशन करवाई है, अब रिस्क आ गया नहीं, क्योंकि इसमें बाय नेचर रिस्क आ जाता है कि रीवैल्यूएशन करने में डिफरेंट मेथड्स है, अजम्पशंस है, एस्टिमेट्स यूज होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कंप्लेक्स कैलकुलेशन है, इसमें मिसस्टेटमेंट का रिस्क है। तो बात का ऐसे होता है फर्दर इंफॉर्मेशन ना भी आए, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से रिस्क राइज हो जाता है।
एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। एक केस स्टडी में उसने बोला कि क्लाइंट अपनी प्रोडक्ट से वारंटी प्रोवाइड कर रहा है और साथ उसने आगे चल के बोल दिया कि वारंटी पीरियड सेल बढ़ाने के लिए वारंटी पीरियड 3 ईयर से बढ़ा के 5 ईयर कर दिया। रिस्क है क्या? वारंटी पीरियड की कैलकुलेशन को रिवाइज करने की जरूरत है, हालांकि वो सेम थी। ये उसने एक केस स्टडी में उसने बोला कि क्लाइंट अपनी प्रोडक्ट पे वारंटी प्रोवाइड कर रहा है और उस कंप्लेन कस्टमर की कंप्लेन्स बढ़ गई हैं। इसमें कोई रिस्क है क्या? वारंटी में क्या रिस्क है? समझ आ गया? एक केस स्टडी के अंदर उसने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ बैलेंस शीट में या इनकम स्टेटमेंट कहीं पे उसने प्रोविजन फॉर वारंटी की लाइन आइटम दे दी। अब बताइए, अगर सिर्फ इतना बता दे कि वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्दर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ना दे जिससे पता, तो बाय नेचर क्या रिस्क राइज होता है कि नहीं? वारंटी में होता है। सिमिलरली यहां पे भी 45 में भी आगे चल के कोई फर्दर इंफॉर्मेशन दे दे, हम उसको यूज कर लेंगे, लेकिन सिर्फ ये कह दे, अभी अगर उसने कह दिया ना कि क्रेडिट सेल कर रहे हैं, तो रिस्क राइज होता है एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड करने। प्रोविजन फॉर बैड डेट में भी अंडरस्टेटेड। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं इस रिस्क की नेचर क्या है? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क? इनहेरेंट रिस्क। शाबाश शाबाश। आगे चलते हैं। कितने रिस्क हो गए हमारे? 5 हो गए। अच्छा चलिए आगे चलते। टाइम रिक्वायर्ड टू इंपोर्ट द गुड्स इज अप्रोक्सीमेटली 2 months. 50% of amount is paid at the time of booking of order and the remaining amount is paid at the time of receipt of goods. Goods are required to be insured by CL. CL ने इसको इंश्योर करना है। इंश्योरेंस कोई ऐसा रिस्क नहीं है, ठीक है? गुड इन ट्रांजिट। प्रॉब्लम इंश्योरेंस में नहीं, ये छोटी प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम पता है किसमें है? जब आप सुन लें, जब कभी आप कैश रिसीव कर रहे हैं किसी और टाइम पे और चीजें डिस्पैच कर रहे हैं किसी और टाइम पे, इन एप्रोप्रिएट रिकॉर्डिंग ऑफ रेवेन्यू रिस्क है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन में नॉट बी एप्रोप्रिएट। कब भला? जब कभी कैश किसी और टाइम पे और डिस्पैच किसी और टाइम पे कर रहे हैं, या थोड़ा सा टेक्निकली बोले तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन किसी और टाइम पे सेटिस्फाई हो रही है और कैश सेटलमेंट किसी। इसी तरह परचेजेस में भी सेम, जब कभी आप गुड्स रिसीव किसी और डेट पे कर रहे हैं लेकिन पेमेंट किसी और डेट पे कर रहे हैं, तो इनएप्रोप्रिएट परचेज रिकॉर्डिंग का रिस्क है। ठीक है? यहां पे अब देखें क्या हो रहा है। आप इंपोर्ट कर रहे हैं, 50% अमाउंट पे करते हैं बुकिंग ऑफ ऑर्डर। अब यहां पे क्या रिस्क है कि बुकिंग के वक्त प्री मैच्योर रिकॉग्निशन ऑफ परचेजेस, ठीक है, कि आपने बुकिंग के वक्त ही परचेज रिकॉर्ड। इसके लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? जनरल एंट्री टेस्ट करेंगे एट टाइम ऑफ एडवांस। एडवांस के वक्त में क्या एंट्री पास हो रही है उससे हमें कंफर्म हो जाएगा। अगर वो एडवांस के तौर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिर गुड है, और अगर वो परचेजेस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये एंड पे जितने भी ऐसे इन ट्रांजिट हैं उन सब की परचेजेस को रिवर्स करना पड़ेगा, एडवांस में क्लासिफाई करना पड़ेगा। भाई ये बात समझ आ गई? अर्ली परचेजेस रिकॉर्ड कर ली, हमने आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए यही प्रोसीजर है कि जब आपने एडवांस पे किया है उस वक्त जनरल एंट्री चेक कर ले क्या है। जनरल एंट्री में परचेज रिकॉर्ड, तो आप उसको रेक्टिफाई करवाएं। आपके सर ये 2 महीनों में नवंबर और दिसंबर में जितने भी आपने पेमेंट्स की हैं उन सब की हमें लिस्ट दीजिए, जितनी भी परचेज रिकॉर्ड की है उनको फिर हम रिवर्स करवाएंगे, ठीक है, एडवांस में लेके जाएंगे। देखिए परचेजिंग में इंश्योरेंस एक्सपेंस ऐड, इंश्योरेंस एक्सपेंस तो होना चाहिए, वैसे इंश्योरेंस को इग्नोर कर दें, इसमें कोई रिस्क नहीं है। क्वेश्चन में ना, अच्छा आप अगली बात सुन लें, एक और असूल सुन लें। ये असूल साथ साथ नोट कर रहे हैं ना आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर कैसे आपने कितने रिस्क डिस्कस करने हैं, ये कैसे बता। हाँ जी, ये जो रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन है समझ लीजिए एक दरिया की तरह है। इस दरिया में बहुत सी मछलियां हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी।
आप जाल डालेंगे ना जब इसमें, और जब निकालेंगे जाल, छोटी मछलियां भी आएंगी, बड़ी मछलियां भी आएंगी। करना क्या है आपने, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है, बड़ी बड़ी मछलियों को पिक करना है। अगर बड़ी बड़ी मछलियां पूरी हो जाएं तो छोटी छोटी मछलियों को छोड़ दें, दरिया में फिर छोड़ दें, तो जाओ जाओ जाओ। हाँ, कल बड़ी होगी तो फिर देखेंगे। नेकी कर दरिया में डाल, शाबाश। लेकिन अगर बड़ी मछलियों से तादाद पूरी ना हो फिर क्या करना, छोटी मछलियों को भी डिस्कस करें। ये पॉइंट समझ रहे हैं? तो अभी मैं चूंकि फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रहा हूं क्वेश्चन की, तो मैं जो बड़े बड़े क्लियर रिस्क है ना, जो मैंने कई दफा होम असाइनमेंट में, टेस्ट में पढ़े हुए हैं, अटेम्प्ट किए हुए हैं, मैं उनको फोकस करूंगा। बाकियों को शायद मैं अंडरलाइन करता जाऊं, लेकिन 1 2 3 मैं सिर्फ उन्हीं के गिर्द लिखूंगा जो मेरे पक्के रिस्क है। एंड पे जाके अगर तादाद पूरी हो गई तो छोटे छोटे रिस्क को इग्नोर कर दें, और अगर नहीं पूरी हुई तादाद फिर भाई, ये बात समझ आ गई? तो ये जो रिस्क वाली बात आप कर रहे हैं ना, ये इन्वेंट्री की प्राइस में ऐड हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, इसको मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता। ये मुझे छोटा रिस्क, मैं 50% जो पार्शियल पेमेंट्स वगैरह हो रही है ना, ये मेरा बड़ा रिस्क है। इंस्टॉलमेंट्स वाले को मैंने पिक करना है। कितने हो गए रिस्क? 6। आगे चलते हैं। CL सप्लायर्स आर मेनली बेस्ड इन मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट से भी हमारा फॉरेन करेंसी का रिस्क राइज होता है, लेकिन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ड्यू टू पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस ए मेजर सप्लायर हैज रिसेंटली सीज्ड इट्स ऑपरेशंस। मेजर सप्लायर, हाँ जी, ये गोइंग कंसर्न मेजर सप्लायर याद है ना आपको? ये गोइंग कंसर्न की तरफ आ सकता है कि आपकी सप्लाई डिस्टर्ब हो गई। नेक्स्ट, अच्छा इसमें क्या प्रोसीजर होंगे? इसमें तो आप मुझे एक नहीं भैया 4 प्रोसीजर बताएंगे, 4 प्रोसीजर बताएंगे। हाँ जी, गोइंग कंसर्न के। पहले मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, मैं बाकी रिस्क में तो एक प्रोसीजर पूछता हूँ, इसमें 4 क्यों पूछे? पड़ा हुआ है भाई, बता। अच्छा, अभी तो ऊंची ऊंची बड़ी डिस्कशन पार्टिसिपेट कर रहा था। एक तो तेरे कैलकुलेटर में मसला है, ऊपर तेरे कॉलम आगे पीछे हो जाते हैं, और तेरी आवाज भी ठीक नहीं आती मेरे को। 7.33 को मैं 11 समझ जाता हूँ। भाई मेरे को बता, गोइंग कंसर्न का रिस्क राइज क्यों? मेजर सप्लायर, क्या ये इंडिकेटर्स में था? प्रोसीजर क्या होंगे? कैसे कंफर्म करेंगे कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, नॉट एप्रोप्रिएट है, या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है? क्या देखें, फैक्टर आइडेंटिफाई हो गया। गोइंग कंसर्न में 2 तरह के प्रोसीजर थे, एक थे प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई इवेंट या कंडीशन, और एक थे हाँ फर्दर। यहाँ पे कौन से वाले लिखने वाला? अरे क्यों बोला? इशू सामने आया। अब इशू ढूंढने से पहले वाले प्रोसीजर नहीं बताने, इशू ढूंढने के बाद वाले। कैश फ्लो को रिव्यू करेंगे और मैनेजमेंट का प्लान, फिजिबिलिटी। चले बस ठीक है, हो गया हो गया हो गया, बस हो गया हो गया हो गया। कि हाँ, यहाँ पे सम टाइम अगर मेजर कस्टमर होता, सप्लायर नहीं, मेजर कस्टमर होता, तो याद रखें कस्टमर का बैंकरप्ट हो जाना वो भी प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन वो इतना नहीं है, क्योंकि अल्टरनेट कस्टमर ढूंढना निस्बतन आसान है। ये जैसे इसमें कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है कि कोई टेक्निकल असूल है, बस एक होता है बाज़ औक़ात एग्जामिनर की हमें प्रेफरेंस के साथ साथ चलना पड़ता है। एग्जामिनर कहता है सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है ना आपकी, वो सीधा गोइंग कंसर्न पे ले जाओ। सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है, गोइंग। कस्टमर बैंकरप्ट हो जाए तो देखो, कस्टमर सारे ही आपके मटेरियल होंगे। देखो, मैंने सिर्फ कस्टमर की बात की है कि उसको हाईलाइट करने के लिए रेवेन्यू की सर्टेन परसेंटेज भी साथ बता दी है कि इस कस्टमर को रेवेन्यू का इतने % सेल करते थे। अगर वो कहता है मैंने सिर्फ आपको ये बताया है मेजर कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, तो आपने इसमें वैल्यूएशन ऑफ डेटर का रिस्क तो राइज करें, गोइंग कंसर्न का ना करें, क्योंकि कस्टमर और भी बहुत से होते हैं और वे भी चाहते हैं थोड़ा सा एफर्ट करें।
लेकिन अगर वो कहता है मैंने कस्टमर के साथ बता दिया, इस कस्टमर को 30% ऑफ सेल इसी कस्टमर को सेल करते हैं, फिर कहता है मेरा आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, मेरा आपको खास तौर पे हाईलाइट करना कि ये हमारे टोटल सेल में से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हम इसको सेल करते हैं, इस चीज की निशानी समझे। किस चीज की? कि गोइंग कंसर्न का। फिर आपके दो रिस्क आ गए, एक वैल्यूएशन ऑफ डेटर का रिस्क भी आ गया, वो तो आएगा ही आएगा, और दूसरा गोइंग कंसर्न का रिस्क भी आ गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ऑल इंपोर्टेड गुड्स आर इनिशियली, तो ये पॉलिटिकल, ये कितने रिस्क हो गए हमारे? 7। आगे, ऑल इंपोर्टेड गुड्स आर इनिशियली प्लेस्ड इन ए वेयर हाउस इन कराची, इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? Supplies are made against orders which are mostly received over telephone by the sales department. Fake sale, हाँ, एविडेंस नहीं होगा, कुछ सेल डुप्लीकेट। जब भी टेलीफोन पे सेल ऑर्डर की बात आती है ना, मेरे ज़हन में एक वो यूफोन की पुरानी ऐड थी, वो चलना शुरू हो जाती है। वो उसमें शायद आपने कभी देखी हो, उसमें एक मालिक अपने नौकर से कहता है, हाँ, नरम सा गद्दा ला के डाल दो, गद्दा ले आता है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है ना, तो इसमें ऐसे हो सकता है कस्टमर ने ऑर्डर किया हो नरम सा गद्दा, और हमारी सेल्स टीम क्या भेज दे? गद्दा भेज दे, और फिर एंड पे क्या कहे? नरम सा तो है। तो टेलीफोन में याद रखे, जब भी आपका सिस्टम अगर रिटर्न ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करा, रिटर्न वाली ऑप्शन नहीं है टेलीफोनिक, तो इसका मतलब है आपका सिस्टम अच्छा नहीं है। अच्छा सिस्टम हमेशा वो होता है जिसमें ऑर्डर रिटर्न फॉर्म में दिए जाते हैं, ताकि वो एविडेंस रहे, कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, एम्बिग्विटी ना हो, गलतफहमी ना हो। तो इसमें रिस्क है क्या? रॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो है या रॉन्ग ऑर्डर जो है वो डिलीवर किया जा सकता है, नोट किया जा सकता है, ये रिस्क है। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सी टाइप का रिस्क है? कंट्रोल, क्योंकि ये कंपनी का सिस्टम नहीं है, ये कंपनी ने खुद सिस्टम बनाया हुआ है, ये कंट्रोल रिस्क होगा। शाबाश, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो इसमें गलत ऑर्डर का रिस्क है ना, गलत ऑर्डर नोट किया जा सकता है, डिलीवर किया जा सकता है, जो कि बाद में सब्सिक्वेंटली कस्टमर रिजेक्ट कर देगा। द वेयर हाउस इन चार्ज, 8 हो गए पूरे। आगे चलते हैं, चल रहा है क्वेश्चन तो चलने देते हैं। द वेयर हाउस इन चार्ज आर मोस्टली रिसीव, किधर, सॉरी, वेयर इन चार्ज प्रिपेयर ए समरी ऑफ ऑल डिस्पैचेस which is approved by sales manager on a daily basis. वेयर हाउस मैनेजर सारी डिस्पैचेस की समरी बना रहा है जो डेली बेस पे अप्रूव हो रही है सेल्स मैनेजर। इसमें कोई मुझे रिस्क नजर आ नहीं रहा। सेग्रीगेशन कैसे? हाँ, वेयर हाउस इन चार्ज ही डिस्पैच कर रहा है, डिस्पैच के लिए अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। एग्जाम में ऐसी सिचुएशन जब आएगी जब आप कंफ्यूज होंगे, क्या करना है आपने? हाँ, उसको अंडरलाइन करके आगे चले। उसका तो फिर भी कोई प्रॉब्लम ना होती, सारे वेयर हाउस इन चार्ज और डिस्पैच। मुझे इसमें जो ऐसे में एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही है ना, नॉर्मली कंपनीज के अंदर डिस्पैच डिपार्टमेंट अलग होता है, वेयर हाउस डिपार्टमेंट अलग होता है। डिस्पैच, ये सेग्रीगेशन और ड्यूटीज का रिस्क इसमें आ सकता है, लेकिन अगेन मेरे लिए अब ये रिस्क छोटा है, मैं वेट करूंगा बड़े रिस्क का। इसको मेरे पास 8 ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, मुझे जबरदस्ती इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। कोई क्लियर रिस्क हुआ तो मैं हो सकता है उसको मेंशन कर दूं, एक्स्ट्रा रिस्क फिर भी बेहतर है। स्टॉक रिकॉर्ड्स आर कंप्यूटराइज्ड, कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर कहता स्टॉक रिकॉर्ड्स आर मैनुअल, फिर प्रॉब्लम होती। क्या रिस्क होता उसमें? इनपुट डाटा में बी रॉन्ग, इनपुट डाटा में भी मैनुअली जो काम करते हैं आप, अगर फर्ज करें, बल्कि और सुने, मैनुअली काम में गलती का चांस ज्यादा होता है। और इवन अगर कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो, डाटा एंट्री मैनुअल कर रहे हैं, तो उसमें भी रिस्क है कि आप गलत डाटा इनपुट कर सकते हैं। लेटेस्ट पेपर्स में उसने 2 दफा ये पॉइंट पूछा है। कंप्यूटराइज सिस्टम, बाद में सारी एक्टिविटीज उसकी कंप्यूटराइज थी,
लेकिन जो इनिशियल डाटा इनपुट था ना वो मैनुअल था। आप क्या एग्जांपल दे सकते हैं मैनुअल? आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे जब जाते हैं, आपकी इनवाइस बनती है, जो डाटा इनपुट होता है कि कौन सी आपने प्रोडक्ट बाय की है, बताइए क्या वो नंबर जो कोड होता है उसका खुद पंच करता है? वो इनपुट कैसे करता है? बारकोड स्कैन करता है, उससे एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट सामने डिस्प्ले। अगर इमेजिन कीजिए वो खुद इनपुट कभी कभी करता है, जब वो स्कैन नहीं ना हो रहा होता, कोई प्रॉब्लम होती है, वो फिर पंच कर, उसमें पंच करने में क्या रिस्क है? हो सकता है एक नंबर गलत पंच कर दिया ना तो गलत प्रोडक्ट आ सकती है। आटे से क्या हो जाएगा? सीमेंट, क्रीम बन जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। चल तो ये इसमें रिस्क नहीं है क्योंकि इसमें रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड है, लेकिन याद रखें मैनुअल रिकॉर्ड में गलती का चांस है। आजकल के दौर में मैनुअल रिकॉर्ड वीक है। आज से 10 साल पहले ये केस स्टडी होती तो शायद हम मैनुअल रिकॉर्ड में गलती ना निकालते, लेकिन अब कंप्यूटराइज सिस्टम है, मैनुअल रिकॉर्ड जब भी आप यूज कर रहे होंगे इसमें चांस है गलती का। इस क्वेश्चन में नहीं है क्योंकि उसने बोला है सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर, हमने कहा ये तो गुड है। फिजिकल स्टॉक टेकिंग इज कैरिड आउट ऑन द रेगुलर बेसिस एट द वेयरहाउस एज वेल एज रिटेल आउटलेट। ये रिस्क है कि नहीं है? नहीं, ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, फिजिकल स्टॉक टेकिंग, इससे रिस्क हमारा डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा, ऐसा ही है। ये इनहेरेंट रिस्क डिक्रीज हो रहा है। कौन सा रिस्क इसमें इन्वॉल्व है? टाइप इनहेरेंट कंट्रोल के डिटेक्शन। हाँ, क्योंकि ये मैनेजमेंट की एसओपीज है, उनका अपना सिस्टम है बनाया हुआ है। शाबाश। Therefore, a 100% physical count is not taken at the year. इसको इग्नोर कर दें। ये क्या लिखा है इसको इग्नोर कर, ये एक रिस्क है लेकिन इसको छोड़ दें, ये इसको छोड़ दें। ये जब हम पढ़ेंगे ना प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में जाएंगे, फिर आपको बताऊंगा मैं ये क्या होता है। डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द रिटेल आउटलेट्स आर पेड आउट ऑफ कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर। बैलेंस कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन ए डेली बेसिस। ये टेक्निकल प्रॉब्लम, ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, मेरा ख्याल है। आपका रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों अंडरस्टेटेड है। अगर आपके पास टाइम हो, आपको एक छोटा सा केस बता दूं, अगर टाइम हो आपके पास, क्या ना, पीआईए एयरलाइन है, कुछ एजेंट है, वो पीआईए की टिकट सेल करते हैं, ऐसा ही है। इमेजिन कीजिए कि एक एजेंट ने जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश की, पाकिस्तान का केस नहीं लेकिन एग्जांपल बना रहा हूं पाकिस्तान की, उसका रेवेन्यू और उसके एक्सपेंसेस पीआईए से ज्यादा थे। किसके? एजेंट के। जो क्या करता है, करता क्या था, साइंस सुने जरा उसकी। एक दफा आप भी हैरान हो जाए। उसके बाद एक बाकायदा इस तरह इशू जब सामने आया, उसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल की डिस्कस हुआ, तो उन्होंने फिर एक रेगुलेशन निकाली थी, शायद एक्सपेंस। करता क्या था वो, पीआई से टिकट खरीदी, फर्ज कीजिए टिकट है फॉर एग्जांपल 15,000 की, पीआई ने 15,000 की टिकट बेची, पीआई ने रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करना है? 15,000, और वो जहाज के ऊपर जो भी टोटल रेवेन्यू जो भी कॉस्ट है वो उसका रिकॉर्ड कर लेगा। ये 15,000 की एक रेवेन्यू है, ये एजेंट खरीदता था 15,000 की टिकट, बेचता था 15,200 की। कितने ये भाई ऐसे ही करेगा ना, सेल रिकॉर्ड करता था 15,200 की, का एक्सपेंस रिकॉर्ड करता था 15,000। समझ रहे हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका अपना रेवेन्यू, और ऐसे लगता था पीआई से भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है। अब एक दफा आप भी हिल जाएंगे, आप गलत साबित कर सकते हैं इसको। ये प्रॉब्लम है। तो फिर उसके बाद आया कि जी जो कमीशन एजेंट्स होंगे या जो इस तरह के काम कर रहे होंगे, उनका असल इनकम, चूंकि उनकी एक्टिविटी एयरलाइंस की नहीं है, तो वो एयरलाइन एक्टिविटी का रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते, वो कमीशन एजेंट है। वो सिर्फ जो डिफरेंशियल होगा ना 200 का, वो कमीशन इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक दफा उसने सारे अकाउंटिंग बॉडी को हिला दिया था। उसी तरह ये बता देखें, 100 रुपया जनरेट हो रहा है पूरे दिन में, 20 रुपए एक्सपेंस हुआ, 80 रुपीज डिपॉजिट करवाया, जो हेड ऑफिस में बंदा बैठा होगा वो 80 रुपीज से रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा। हालांकि क्या करना चाहिए, 100 से रेवेन्यू अलग रिकॉर्ड होना चाहिए, 20 का एक्सपेंस। तो जब आप रेवेन्यू और एक्सपेंस को नेट करके डिपॉजिट करवाएंगे, ट्रू पिक्चर ऑफ रेवेन्यू सामने आएगी, ना ही ट्रू पिक्चर ऑफ एक्सपेंस सामने आएगी। ये प्रैक्टिस गलत है। क्या करना चाहिए, रेवेन्यू अलग, टोटल अमाउंट रेवेन्यू का अलग अकाउंट रखें,
और एक्सपेंसेस का अलग अकाउंट रखे, वो सिस्टम अलग रखे, दोनों को नेट नहीं करना, वरना आपके एक्सपेंसेस भी अंडरस्टेटेड होंगे और रेवेन्यू भी अंडरस्टेटेड होंगे, कंट्रोल पर्पस के लिए भी मुश्किल होता है। The management account showed that the company has not been able to achieve the sales target for the current year, although the sale have increased by 12% as compared to the same period in 2010. कौन सा रिस्क आया? ओवरस्टेटमेंट ऑफ सेल्स, मकरूह रिस्क। मकरूह रिस्क वो है जो एक्सेप्टेबल तो है लेकिन पसंद नहीं है। हाँ जी, अकरेंस ऑफ सेल्स, ये है पसंद, शाबाश। आगे चलते हैं। Stock and trade debtors have significantly increased and the management attributes this to be on account of increase in sales। भी वो तो हम खुद वैल्यूएट करेंगे, मैनेजमेंट ने जस्टिफिकेशन दे दी, उस पर एतबार कर लें और कह दे कि कोई रिस्क नहीं है। मैनेजमेंट की बात पे तो हम करते नहीं है एतबार, स्केप्टिसिज्म है, खुद करेंगे। तो कौन से रिस्क राइज हुए? स्टॉक वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अलग और वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स, यानी इस पैराग्राफ में 3 रिस्क आ गए, इसमें एक रिस्क आ गया कि नेट किया जा रहा है। इस प्रैक्टिस से रिस्क है क्या? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस नेट हो रहे हैं अंडरस्टेटेड रिकॉर्ड। इसमें 3 रिस्क, सेल का, डेटर्स का, इन्वेंट्री। भाई क्या कह रहे थे डेटर इन्वेंट्री का? किन्होंने ये बात कही थी? तकरीबन हर क्वेश्चन में राइज होता है यहाँ पर, शाबाश। देखिए यहाँ पे भी आ गया। कितने रिस्क हो गए? 12 हो गए, कोई बात नहीं, लिख ले सारे। CL is आगे भी है, CL is planning to expand the business and intends to fund the expansion through a bank loan। अच्छा अब सुने, उसने बैंक लोन लिया नहीं है। क्या लिया होता तो हमारे वो 3-4 रिस्क आ जाते जो इकट्ठे करके लिखते हम। अभी लिया नहीं है रे। क्या इसमें भी रिस्क है? इसमें भी रिस्क है, याद रखे। लोन ले लिया है, इसमें भी रिस्क है। लोन लेना है, इसमें भी रिस्क है, लेकिन नेचर फर्क है। लोन लेना है, अभी इसमें क्या रिस्क है? बैंक ने हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के लोन लेना है। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है? बेस्ट व्यू प्रेजेंट करना। बेस्ट व्यू का मतलब क्या है? इनकम और एसेट्स को ओवरस्टेट करना, एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज को अंडरस्टेट करना, ताकि बैंक कहे इतने एसेट, इतनी सिक्योरिटीज, ये ले, अभी ले, अभी ले, अभी ले लोन, अभी ले लो। इतना प्रॉफिट, इंटरेस्ट पे करना आपके लिए तो कोई मसला ही नहीं होगा। अच्छा लोन ले लिया, इसमें भी रिस्क है। इसमें कौन सा रिस्क था भला? डेट कॉवेनेंट ब्रीच होना, क्लासिफिकेशन ऑफ लोन, इंटरेस्ट ऑफ लोन और डिस्क्लोजर, सिक्योरिटीज का डिस्क्लोजर। शाबाश। CL existing bankers have declined to increase the borrowing limits and therefore the company has approached another bank for the loan। दोनों रिस्क आ गए, एग्जिस्टिंग बैंकर का रिस्क भी आ गया, न्यू लोन का रिस्क भी आ गया। ये दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों लोन, अगर लोन ले रहे हैं, ये मुझे लग रहा है अलग लिखना चाहिए, और अगर लोन लिया हुआ है, ये भी रिस्क है, ये अलग लिखना चाहिए। और मुझे पता है कुछ और क्या लग रहा है। हाँ, एक और रिस्क, शाबाश। उन्होंने जो डिक्लाइन किया है ना एग्जिम बैंक, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। क्यों डिक्लाइन किया होगा? हाँ, ऑलरेडी ओवरबर्डन, हाईली गियर्ड कंपनी हो। ये टर्म सुनिए कभी आपने? हाईली गियर्ड, गियरिंग रेशियो, जिसकी डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा होती है। कहां की सब्जेक्ट में पढ़ी थी? मटीरियलिटी में नहीं सिखाई थी? हाईली गियर्ड कंपनी का मटीरियलिटी लेवल किस पे बेस करेगा? टोटल एसेट पे, प्रॉफिट पे नहीं। सिखाया था, सिखाया, मैंने भी सिखाया है, मेरा नाम नहीं ले रहा। कह रहा FR2 में सीखा था, FR1 में सीखा था, कह रहा FR1 में सीखा था। हाँ, शाबाश शाबाश, कह रहा सर आने। The management has requested you to complete the audit by 15 February 2012 to enable it to submit audited financial statement to new bankers. Early completion. हाँ, sufficient appropriate evidence obtain नहीं हो सकेगा। शाबाश। और अगर टाइप कंपोनेंट ऑफ रिस्क की बात करें, डिटेक्शन रिस्क आ जाएगा। कुछ समझ आया? अब 12-13 रिस्क है। क्या 8 के बाद मैं सुकून कर छोड़ दूं कि रिस्क अगर आइडेंटिफाई हो रहे हैं तो भाई होने दो, करने लिखे जा, लिखते जा। हाँ, टाइम अगर है तो करते रहो, करते रहो, करते रहो।
हाँ, गोइंग कस्टमर ऊपर भी आया था, मेजर कस्टमर नीचे भी आया, तो अब आपने क्या करना है, गोइंग कस्टमर में इकट्ठे करके लिखना है। शाबाश, ये प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो रही है आपकी। अच्छा मुझे बताइए, आई कैप का सी फैब का लेवल का क्वेश्चन था, अब वैसे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है। ये आई उस वक्त का सी फैब आज का कैफ है, ये ज़हन में रखिए। 10 साल पहले का सी फैब आज का कैफ है, ये ज़हन में रखिएगा। ये क्वेश्चन कितने स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगा? हाइब्रिड क्लास में भी जरा हाथ उठाइए, मैं देख लूं कि आप किस लेवल पे हैं। ये क्वेश्चन कितने स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगा? कितने स्टूडेंट को ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट्स को मॉडरेट लगा और कितना को इजी लगा? मॉडरेट वाले से, एसीसी वाले से इजी था। कोई बात नहीं, अब आहिस्ता आहिस्ता लेटेस्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए, आज की होम असाइनमेंट भी कीजिएगा। आज का लेक्चर खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।